ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स में अंतर क्या है और 2025 में कौन कौन से ईटीएफ्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स में अंतर क्या होता है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो अगर आपने फर्ज करिए निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले लिया है तो भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनका जो भी रेशियो चल रहा होता है निफ्टी 50 इंडेक्स में, वही म्यूचुअल फंड मैनेजर खरीद लेता है। तो अगर रिलायंस सबसे बड़ा इंडेक्स होगा या वेट होगा तो वो उतने खरीद लेंगे, अगर कोई कंपनी कम होगी तो वो खरीद लेंगे। बट बेसिकली जितना भी वो निफ्टी 50 का इंडेक्स होगा उसी को वो मैप कर रहे होंगे एंड दे विल मेक दैट परचेज ऑन योर बिहाफ। आप उस म्यूचुअल फंड को खरीद के निफ्टी 50 के ग्रोथ को एक तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप किसी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड को लेते हैं तो फार्मा का हो गया या लॉजिस्टिक्स का हो गया या फाइनेंशियल सर्विसेज का हो गया, तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि यार इस सेक्टर में ये कंपनीज हैं वो बढ़िया कर रही हैं, उनको इतने मात्रा में खरीदना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट म्यूचुअल फंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन नहीं है, इट्स जस्ट द वे दैट इट वर्क्स, कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो दिन के एंड पर ही होता है। So at the end of the day, there is something called NAV या Net Asset Value, which is calculated for the mutual fund. And आप उस NAV पे वो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं या बेचते हैं। अगर आपने खरीदा तो दिन के एंड पे ही खरीदेंगे। तो फर्ज करिए आपने सुबह 9 बजे खरीद लिया, तो जब 3:15 बजे मार्केट बंद होगी, 3:30 बजे जब मार्केट बंद होगी, उसके बाद फिर NAV कैलकुलेट होगा और फिर किसी पॉइंट पे उस NAV के अनुसार आप उस म्यूचुअल फंड को खरीदेंगे। एंड पैसे तो आपके 9 बजे ही कट गए, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो है वो बाद में हो रही है। एंड देन यू विल गेट द म्यूचुअल फंड्स इन योर अकाउंट से इन अ डे और सो, मे बी 2 days। अगर आप बेच रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज, आप एक प्री डिटर्मिन्ड NAV पे उसको बेचेंगे जो पिछले दिन का NAV हो सकता है, एंड आप जब बेचेंगे दिन के एंड पे ही वो बिकेगा, एंड देन आफ्टर 24 या 48 आवर्स आपको वो पैसे मिलेंगे। द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दैट इज ETF। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सचेंज, ट्रेडेड और फंड्स। मतलब ये भी म्यूचुअल फंड जैसे ही है, एक तरीके से ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स ही है, स्टॉक नहीं है एक। तो निफ्टी 50 का एक ETF हो सकता है, या नेक्स्ट 50 का एक ETF हो सकता है, एक गोल्ड का ETF हो सकता है, एक फार्मा का ETF हो सकता है वगैरह। लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड है, मतलब जस्ट लाइक स्टॉक्स, आप उनको जब स्टॉक मार्केट खुला है किसी भी पॉइंट पे खरीद और बेच सकते हैं। आपको दिन के एंड की वेट नहीं करनी। दिस इज फंडामेंटली द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एन ETF एंड अ म्यूचुअल फंड। एंड इसीलिए लोगों को ETFs शायद ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने 9 बजे या 9:15 बजे, 9:15 बजे या 9:30 बजे वो ETF खरीदा, इंस्टेंटली आपको मिल गया, जैसे एक स्टॉक मिल जाता है। मतलब डिलीवरी जो भी उसकी होगी उसके दिन में ही, बट यू विल नो एग्जैक्टली कि वो स्टॉक्स डिलीवरी में आ चुके हैं। यू विल गेट इट इन T+1। आपने अगर बेचा, यू नो दैट यू इंस्टेंटली सोल्ड इट और वो पैसा आपके पास आ जाएगा, सो ऑन। सो इट्स एक्सचेंज ट्रेडेड जस्ट लाइक स्टॉक्स आर ऑल्सो ट्रेडेड। दूसरी चीज, ETFs यूजुअली एक इंडेक्स या एक फंड को मैप कर रहे होते हैं। दे डोंट क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन मोस्टली। दैट इज व्हाई ETFs टेंड टू बी चीपर देन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में रिसर्च लगता है कि यार कौन से स्टॉक खरीदें, कितना खरीदें, कौन सा बेचें, कितना बेचें, एंड दे टेंड टू बी वेरी एक्टिव एज वेल। अगर आपने कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड लिया हुआ तो हर हफ्ते ही कुछ खरीद या बेचना लग रहा है, या हर महीने ही कुछ खरीदना या बेचना लगा हुआ है। ETFs टेंड टू बी मोर पैसिव एंड चीपर। तो वो 3 या 6 महीने में कहीं कुछ रीबैलेंस करते होंगे या अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते होंगे, एंड देयर ट्रैकिंग से एन इंडेक्स निफ्टी 50 वगैरह हो गया। सो they don't have to spend a lot of money on building a research team। बहुत दिग्गज लोग हैं, बहुत करोड़ों की सैलरी पे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि यार निफ्टी 50 ही मैप करना है। तो हमें पता ही है कि हर रोज निफ्टी 50 में क्या चल रहा है, कितना चल रहा है, वही खरीद बेच लेंगे, तो हमारे को ज्यादा खर्चा पानी नहीं देना पड़ेगा। सो देयर एक्सपेंस रेशियो, विच इज व्हाट यू पे फॉर अ म्यूचुअल फंड, इज लोअर देन अ म्यूचुअल फंड यूजुअली। और तीसरी, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है ETFs के वो कम होते हैं। आप एक ही यूनिट ETF भी ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यूजुअली 500 रुपए से स्टार्टिंग होता है। सो इफ द यूनिट
अगर NAV 10 या 11 रुपए भी है, आपको मिनिमम उतने यूनिट्स लेने ही पड़ेंगे टू गेट टू दैट मिनिमम अमाउंट। लेकिन ETF का आप एक यूनिट भी ले सकते हैं, क्यों स्टॉक भी एक ही ले सकते हैं द सेम वे। बट वन बिग डिफरेंस विच इज रिसेंटली इमर्ज्ड इन फेवर ऑफ म्यूचुअल फंड्स इज कि म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है, LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। तो फर्ज करिए आपके पास 1 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट है एंड आप किसी पैसे की जरूरत में। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं एंड दैट विल टिपिकली कम 13-15%, मे बी इवन हायर डिपेंडिंग कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। बट LAMF प्रोडक्ट अलाउज यू टू टेक अ लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड्स एज अ कोलैटरल। तो वो बोलेंगे कि यार जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका 50% हम लोन दे सकते हैं। तो इस 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको 50,000 रुपए का लोन मिल सकता है। द लोन कम्स एट अ फिक्स्ड 10.75% पर एनम, जो कि अभी का रेट है, शायद बढ़ जाए या घट जाए फ्यूचर में, लेकिन अभी तो 10.75% है। आपको इस लोन का सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होगा। आप ऑफ कोर्स प्रिंसिपल भी पे कर सकते हैं जब भी आप पे करना चाहें, लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। तो आपका 50,000 10.75% सालाना है, तो मोटा मोटा 5,750 रुपए आपकी सालाना इंटरेस्ट है। तो आप डिवाइडेड बाय 12 अगर करेंगे तो लेट्स से 500 रुपीज पर मंथ आपका एक खर्चा निकल गया। दिस इज योर इंटरेस्ट दैट यू हैव टू पे। वो 50,000 रुपए जो आपने लोन लिए हुए हैं वो अभी भी गिरवी पड़े हुए हैं, तो किसी पॉइंट पे जब भी आप वो 50,000 रुपए दे देंगे आप वो उस लोन को खत्म कर देंगे। बट व्हाट आई लाइक अबाउट दिस LAMF प्रोडक्ट इज, एक तो क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक तरीके से आपके म्यूचुअल फंड्स आपका क्रेडिट स्कोर बना रहे हैं बाय डिटर्मिनिंग देयर वर्थ। तो आपका अगर क्रेडिट स्कोर लो है लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, दैट कुड हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि पर्सनल लोन बहुत महंगा मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस यूजुअली बहुत फास्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ऑनलाइन होता है, बहुत सारे पेपर वगैरह साइन नहीं करने हैं, विच विल यूजुअली हैपन इन सम अदर लोन्स, एंड प्रीपेमेंट के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते। तो किसी भी पॉइंट पे आप जब भी तैयार हो, यू विल पे द प्रिंसिपल अमाउंट एंड मेक दिस लोन फ्री। जो पीरियड होता है लोन का, उसके दौरान ये म्यूचुअल फंड आपके पास नहीं होते, सो दे आर काइंड ऑफ लॉक्ड इन। तो आप उनको बेच नहीं सकते हैं, उसके ऊपर खरीद सकते हैं, बट दैट विल बी डिफरेंट। वो तो आपकी अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स जो भी चल रही हैं वो चल रही होंगी, लेकिन जो वो 1 लाख रुपए की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स थी इन दिस एग्जाम्पल, वो लॉक कर दी जाएंगी। जब आप पे कर देंगे इट विल बी रिलीज्ड एंड योर म्यूचुअल फंड्स विल बी बैक टू यू। 25,000 से 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अगर होंगे तो 45% ऑफ द करंट वैल्यू आपको मिलेगा, और अगर डेट म्यूचुअल फंड्स है तो 75% उस डेट म्यूचुअल फंड की वैल्यू का आपको लोन में मिल सकता है। एक लिमिटेशन है, इनफैक्ट काफी लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक बड़ी लिमिटेशन ये है कि नॉट एवरी म्यूचुअल फंड इज एलिजिबल। तो अगर वो डीमैट फॉर्म आउटसाइड ऑफ ज़ीरोधा पे है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर टैक्स ELSS म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका 3 साल का लॉक इन होता है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। एंड कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी इस LAMF प्रोडक्ट में नहीं आए हैं, दे विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। लेकिन म्यूचुअल फंड्स इन जनरल अगर आपके पास है, द बिग एडवांटेज अगेंस्ट ETF इज दैट यू कैन टेक अ लोन विदाउट लिक्विडेटिंग द म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड बेचने की जरूरत नहीं है, उसको गिरवी रखकर आप उसके अगेंस्ट एक लोन ले सकते हैं एंड ग्लाइड थ्रू योर फाइनेंशियल इश्यूज इन दैट मोमेंट। सो कौन कौन से ETF हैं इस साल के लिए जो आप कंसिडर कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इनमें से किसी भी ETF ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं उनका नाम लेने के लिए। ये सारा मेरा पर्सनल रिसर्च है, लेकिन प्लीज इसको एक फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में मत लीजिएगा। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही मैं क्वालिफाइड हूं, ना ही मैं पेशे के तौर पे ये करता हूं, ना ही मैं एक एक्सपर्ट हूं। एवरीथिंग इज जस्ट माई ओन एक्सपीरियंस एंड माई इंटरेस्ट। तो प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइजर की राह लेकर ही इस डिसीजन को लीजिएगा। प्लीज मेरे कहने पे ही मत मान लीजिएगा कि अरे ये बोल दिया तो यही लक्ष्मण रेखा है। नंबर 1, SBI का ETF निफ्टी 50। निफ्टी 50 मुझे बहुत पसंद है, तो चाहे वो म्यूचुअल फंड फॉर्म में हो या ETF फॉर्म में हो, इट ऑलवेज गिव्स अ वेरी स्टेबल रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इसीलिए आई क्वाइट लाइक इट। भारत की जो टॉप 50 कंपनियां हैं वो इतने उतार चढ़ाव से नहीं जाती हैं, अगर जाती भी हैं तो एक लेवल ऑफ समता के साथ ही जाती हैं। सो इट्स अ रियली हेल्दी वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट, एंड अगर आप 10, 15, 20 साल के लिए करेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 12-13% ये डिलीवर कर सकता है। इस ETF ने 5 साल का एवरेज रिटर्न 15.6% दिया है, एंड बेस्ट चीज इसका एक्सपेंस रेशियो ओनली 0.04%।
मतलब लिटरली फ्री में आपको एक निफ्टी 50 का जर्नी राइड करने को मिल रहा है। नेक्स्ट, निपॉन इंडिया का ETF जूनियर बीज एक निफ्टी का नेक्स्ट 50 इंडेक्स भी है। ये कौन सी कंपनियां हैं? ये वो कंपनियां हैं जो टॉप 50 नहीं बट रैंक 51 से रैंक 100 तक हैं। यू कैन इमेजिन ज्यादा रिस्की हैं क्योंकि टॉप 50 नहीं है तो साइज उनसे छोटा है, उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा है, बट बाय दैट सेम मेजर रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा बेटर भी हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट एटलीस्ट दिस ETF हैज आल्सो डिलीवर्ड। 5 साल के पीरियड में cumulative return has been upwards of 125%, मतलब 5 साल के अंदर आपका पैसा दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट इज द कोटक निफ्टी PSU बैंक ETF। जैसे कि नाम बताएगा, ये PSU बैंक्स में इन्वेस्ट करता है एंड इज एन ETF बाय कोटक इंडिया। पिछले 3 साल में क्यूमुलेटिव रिटर्न 140% से ऊपर रहा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये सारी recommendations नहीं है। I've just gathered what have been the best performing ETFs historically over a 3 to 5 year period. तो प्लीज किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेकर ही इस पे अमल करिएगा। अगला ETF मुझे काफी पसंद है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली द यूएस में इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस बहुत कम है, तो ये ETF अलाउ करता है। मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 ETF। NASDAQ एक स्टॉक एक्सचेंज है, जस्ट लाइक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एंड उसकी जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें ये ETF इन्वेस्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई द NASDAQ 100 नेम। तो इसमें जाहिर सी बात है आपकी टॉप टेक्नोलॉजी कंपनीज आ जाती हैं, चाहे वो गूगल हो, मेटा हो या एनवीडिया भी घुस गया हो या कोई भी और, एंड ऑफ कोर्स इट ट्रैक्स मल्टीपल इंडस्ट्रीज, तो काफी डिवर्सिफाइड भी होता है, एंड जितना यूएस की कंपनीज बढ़ेंगी उतना ही ये ETF भी परफॉर्म करेगा। इसका 5 साल का एनुअल रिटर्न हैज बीन एन एवरेज ऑफ 23.6%, व्हिच इज क्वाइट क्रेजी। मुझे नहीं लगता ये सस्टेनेबल है। ऑफ कोर्स किसी पॉइंट पे आकर ये सेटल हो जाएगा 17-18%, व्हिच इज आल्सो रिडिकुलसली गुड इफ इट हैपेंस। भारत को सोना बहुत पसंद है, ये सोना नहीं, पप्पी लहरी सोना। तो इन्वेस्को इंडिया का गोल्ड ETF, गोल्ड पिछले 5-10 साल एक इंसेनली अलग लेवल पे ही परफॉर्म कर रहा है। इतने सारे मीम्स आ जाते हैं कि अंकुर मेरे को बोल रहे थे ना स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट, वो 10 साल का रिटर्न देखा है गोल्ड का 13% से भी ज्यादा है, निफ्टी 50 से ज्यादा रिटर्न दे दिया है। एंड आई लाइक, यू नो व्हाट ब्रो, यू आर राइट, यू आर एक्चुअली राइट। मैं सोने में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, रुचि मेरी वाइफ करती हैं, बट सोने में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं एंड करना भी चाहिए इफ यू वांट टू डिवर्सिफाई। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जो 100-X रूल होता है ना, कि आपकी उम्र अगर X है, फर्ज करिए 25, तो X% मतलब 25% आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो सेफ एसेट्स में जाना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि सेफ एसेट्स में FD वगैरह करना इतना फ्रूटफुल नहीं है। हाँ, आप EPF PPF कर सकते हैं अगर आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, लेकिन अगर उसके बाद सब कुछ करके भी पैसा बच जाए, गोल्ड इज अ रियली गुड सेफ एसेट टू हैव, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है जितनी स्टॉक मार्केट होती है, रिटर्न क्लियरली उतने ही अच्छे आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट। एंड देन द रिमेनिंग 100-X व्हिच इज 75%, अगर आप 25 साल के हैं, इन्वेस्ट दैट इन द स्टॉक मार्केट। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका सेफ एसेट एलोकेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव एंड द फाइनेंशियल burdens that you have. लेकिन अगर आप young हैं, you can take a lot more risk and perhaps go longer on the stock market. इस गोल्ड ETF ने पिछले 5 साल में cumulative 94% रिटर्न दिया, मतलब नियरली दुगना पैसा in just 5 years, which is insane. और भी बहुत सारे ETFs हैं, प्लीज अपना रिसर्च करिएगा। There are enough and more forums जो आपको बता सकते हैं कि कहाँ कौन कौन से ETFs कैसा कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब कभी भी आप या तो ETF लें या म्यूचुअल फंड लें, प्लीज लास्ट 1 साल का रिटर्न देख के मत लीजिएगा। 3 साल तो मिनिमम है, आइडियल 5 साल, उससे ज्यादा भी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ETFs, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स 3-5 साल में ही अपनी असली पहचान, अपना अपना असली रंग दिखाती है। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। फिर से बोलूंगा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ETF 3-5 साल के ट्रिजेक्टरी या लेंथ पे ही अपना असली रंग दिखाते हैं। 1 साल में तो कोई भी रॉकस्टार बन सकता है या कोई भी भिखारी बन सकता है, लेकिन 3-5 साल तक कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न दे पाना बहुत मुश्किल होता है।
एंड जो ईटीएफ, जो म्यूचुअल फंड ये परफॉर्म करे, वो ही आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी, एटलीस्ट फ्रॉम सिलेक्शन परस्पेक्टिव। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।